छोड़ेंगे भाई साहब। मैडम कैमरे की तरफ मैडम छोड़िए। अरे वाह, लीजिए मैडम लीजिए। अरे भाई साहब। नेशनल सिविल सर्विसेज डे इस नाते से भी मनाया जाता है। इस दिन का वैसे तो प्रताप उसी दिन से शुरू हो गया था सन 1945 में, जब सरदार पटेल जी का एक प्रोबेशनर्स जो आईएएस हैं उनके सामने व्याख्यान हुआ था, और बाद में विधिवत 2006 में इसको नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाने लगा। और आज ये 17वां इस प्रकार का राष्ट्रीय दिवस हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आपको सबको बहुत बहुत बधाई इस दिन की। आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ प्रचारक, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने पूरा जीवन किस प्रकार से मनुष्य निर्माण का काम किया जाए, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका बने, ऐसे आदरणीय कृष्ण गोपाल जी, दिल्ली की हमारी जो भी इसी वर्ष में ही कार्यभार संभाला, ऐसे हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, उपस्थित श्री संतोष तनेजा जी, जिनके प्रयत्नों से मैं कहूं कि जो एक प्रकार से केंद्र बिंदु में इस भूमिका को निभा रहे हैं कि ये संकल्प के जो संस्थान है न केवल दिल्ली में बल्कि सारे देश भर में और तीव्र गति से चलें। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सबसे पहला जो संकल्प का प्रकल्प है ये भिवानी में हरियाणा से शुरू हुआ था। वो भी एक उल्लेखनीय बात, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी प्यार हरियाणा के साथ बना हुआ है। ऐसे ही हमारे बीच में श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री मधुसूदन अग्रवाल जी, डॉक्टर जी प्रसन्न कुमार जी के बारे में हमको सबको पता होगा कि इस संकल्प संस्थान के वो अध्यक्ष हैं और ये भी हरियाणा के आईएएस कैडर से हैं। इनका हमारा बहुत पुराना संबंध है, तो लगातार हरियाणा की सेवा ये करते रहे। उपस्थित बहुत नाम है मंच पर भी, ऐसे इस संकल्प के प्रकल्प को सहयोग करने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले कितने ही दानी सज्जन हैं, कितने ही शुभकामना इस संस्थान के प्रति रखने वाले सभी हमारे भाइयों बहनों। और यहाँ जरूर कुछ न कुछ प्रशिक्षु भी बैठे हैं जो इस संस्थान से अपनी ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं। आज के दिन आप सबका अभिनंदन, आपको सबको मैं बधाई देता हूं कि आज ये जो नवनिर्मित भवन है, संकल्प का नवनिर्मित भवन, जिसका नाम भी संकल्प भवन रखा गया है, तो इस नाते से इसके उद्घाटन के अवसर पर माननीय कृष्ण गोपाल जी हमारे बीच में हैं। पूज्य सरस्वती चालक जी ने इसका शिलान्यास किया और आज आपके द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। इस राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण के कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन के बिना शायद से आगे चलना कठिन है। तो इस प्रकार से आपका इस कार्यक्रम में हम लोगों को आने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूं। ये जो संकल्प का प्रशिक्षण केंद्र, इसका जो छात्रावास है, खास करके बेटियों के लिए जो बना है, ये और इसकी आवश्यकता और जो मांग थी उसको आज पूरा किया गया है। क्योंकि ट्रेनिंग के लिए घर से बाहर लड़के जाते हैं तो शायद माता पिता की इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन जो बेटियां लड़कियां बाहर जाती हैं तो उनकी सुरक्षा की चिंता उनको भी होती है। तो इस भवन बनने के बाद कम से कम माता पिता भी निश्चिंत हो गए कि हमारी बेटियां जो इस प्रकार का यानी प्रशिक्षण लेने के लिए, और एक अच्छे प्रशिक्षण के लिए, वो सामान्य प्रशिक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ के प्रशिक्षण के बाद जीवन में बहुत बड़े बड़े संकल्प एक युवा लेता है कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं इस काम को करूंगा, इसको करूंगा, और एक आईएएस बन करके देश की सेवा करना, एक अधिकारी बनना, ये उनका संकल्प होता है। तो ये आते हैं, सब सुविधाएं यहाँ उनको मिलती हैं शिक्षा की, अच्छे अच्छे जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पढ़ाते हैं। तो उस प्रकार से अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। ये बात ठीक है कि सब लोगों को शायद उस प्रकार का अवसर तो नहीं मिलता होगा, लेकिन काफी लोगों को यहाँ से निकलने के बाद
चाहे आईएएस है, चाहे आईआरएस है, चाहे आईपीएस है, अथवा आईआरएस अथवा आईएफएस है, तो अखिल भारतीय जितनी सेवाएं हैं उसमें जाने का अवसर बहुत लोगों को मिलता है, उनके जीवन का संकल्प पूरा होता है। लेकिन यहां एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, संकल्प का भी अपना एक संकल्प है। संकल्प का संकल्प इससे पूरा नहीं होता कि आप में से निकल करके कोई अखिल भारतीय सेवा में अधिकारी बन गया। संकल्प का संकल्प कुछ और ही है, और वो संकल्प है कि इस देश की राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना, और उस राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति निर्माण, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। आईएएस तो यहां से बाहर से भी लोग बनते हैं, अधिकारी कोई जरूरी सारे यहीं से सब बनते ऐसा नहीं है, बाहर से भी बनते हैं, लेकिन उनकी भूमिका और यहां से निकला हुआ विद्यार्थी, यहां से प्रशिक्षित विद्यार्थी, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यह एक सोच दी जाती है, एक संस्कार दिया जाता है, एक उनको जीवन मूल्यों के बारे में बताया जाता है कि हमको केवल नौकरी करनी है, इसके लिए नहीं हमको प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उस नौकरी के माध्यम से हमको राष्ट्र निर्माण करना है। राष्ट्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र के लोगों की सेवा करनी है, इस समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो भूमिका होती है आईएएस की, वो बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, ये सब एक नीति निर्देश तो बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन उसको देश में लागू करने का काम, लोगों को उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसकी सुनिश्चितता ये जो हमारा आईएएस का जो वर्ग है, ये जो अखिल भारतीय अधिकारी है, यही करते हैं। इसीलिए सरदार पटेल ने एक वाक्य कहा था कि जो आईएएस है, इट इज द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, यानी हमारा जो ताना बाना है देश का शासन का, ये स्टील फ्रेमवर्क आईएएस का है। आईएएस जितना सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, जितना कल्पनाशील होगा, जितना सुदृढ़ संकल्प का होगा, उतनी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए हमारा सबका जो रोल, जिस प्रकार से यहां शिक्षा दी जाती है, उसके अनुरूप हमको आगे बढ़ना चाहिए। अधिकारी के नाते हमारे लिए पैसा गौण है, व्यक्तिगत संग्रह, हाउ टू गेट, ये हमारे लिए उतना बड़ा विषय नहीं है जितना हाउ टू कंट्रीब्यूट है। हम कंट्रीब्यूट क्या करते हैं देश के लिए, पैसा इकट्ठा करना, हाउ टू कलेक्ट, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पैसा साधन बहुत है सरकार के पास, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो रहा कि नहीं हो रहा, जहां आवश्यकता है वहां जा रहा कि नहीं जा रहा, वहां लग रहा कि नहीं लग रहा। प्रतिदिन हमारे पास बहुत सी योजनाएं आती हैं, दिल्ली सरकार भी अपनी बनी है, तो दिल्ली सरकार में भी इस प्रकार की योजनाएं, बहुत योजनाएं आती हैं। तो इसलिए उन सब का ये जो आईएएस वर्ग है, बहुत अच्छी तरह अनुभव हमारे कौशल जी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब के, जी प्रसन्ना जी हिप्पा और बाकी हरियाणा के भी डिपार्टमेंट संभालते रहे हैं, और भी बहुत आईएएस होंगे यहाँ। अब एक थोड़ी सी चर्चा के विषय मंच पर बैठे थे, हमारे कृष्ण गोपाल जी से मैं कर रहा था, तो एक परिचय कराया गया, एक्स आईएएस जी प्रसन्ना। अब मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं आपके सामने कि आईएएस रहता है या एक्स आईएएस हो जाता है? अब इसका जरा उत्तर खोज लें तो जरूर हमारे तक पहुंचा दें। मैं तो मानता हूं प्रोफेसर इज ऑलवेज ए प्रोफेसर, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद अपने घर बैठा है। जनरल, कर्नल, सूबेदार, वो हमेशा वही डिग्री लेके चलता, वो कभी रिटायर नहीं होता है। तो आईएएस मेरा मानना है कि एक हमारी डिग्री है, आईएएस इज ऑलवेज आईएएस। रिटायरमेंट के बाद भी हमारी भूमिका कम नहीं होती है। अब जैसे जी प्रसन्ना अपना काम कर ही रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो एक आईएएस की डिग्री प्राप्त है, नए आईएएस कैसे बनाए जाए। कौशल जी भी वो काम कर ही रहे हैं। तो इस नाते से आप फिर भी सोच करके बताइए, ताकि आप ही से जुड़ा हुआ विषय, एक आईएएस अकादमी के साथ जुड़ा हुआ विषय है, कि आज का जो आईएएस की तैयारी करके बनने वाला है, उसकी भूमिका में वो कभी एक्स आईएएस होगा या लगातार आईएएस रहेगा, विषय आप तक छोड़ दिया मैंने। मित्रों, ये जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ पढ़ेंगे, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, इनको भी लवासना में वैसे बहुत कुछ सिखाया जाता है। लवासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी में जब यहां से शिक्षा लेकर के सिलेक्शन के बाद वहां जाएंगे, तो उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भवन है। हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का ही जरा थोड़ा सा विचार कर लें कि किस प्रकार का उनका जीवन था,
एक प्रसंग सुनाता हूं। आजादी आंदोलन में बहुत से ऐसे लोग जेल में चले गए, वो भी जेल में गए, तो पीछे उनके परिवारों की देखभाल करने के लिए बहुत से दानी सज्जन उनको कुछ न कुछ पैसा देते थे कि इनका घर का खर्च चल सके। उनके परिवार को भी एक सज्जन 50 रुपए महीना देते थे। उनकी पत्नी एक बार मिलने के लिए गई जेल में। शास्त्री जी पूछा, घर परिवार ठीक चल रहा है, कोई व्यवस्था में दिक्कत तो नहीं आ रही? तो लेकिन नहीं, वो जो सज्जन है हमारे घर में 50 रुपए भेजते हैं और हमारा काम उसमें से 40 रुपए में चल जाता, 10 रुपया बचा के मैं रख लेती हूं। उन्होंने कहा, सहज जैसे एक पति पत्नी का वार्तालाप होता हुआ, कुछ नहीं बोले, वो चली गई। शास्त्री जी बाद में वो जो सज्जन थे, जो योगदान करते थे परिवार के लिए, उनको एक पत्र लिखा, मेरे परिवार में 50 रुपए भेजते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। साथ में लिखा कि मेरा निवेदन, मेरी जानकारी के हिसाब से मेरे परिवार का खर्च 40 रुपए में चल जाता है। अब अगले महीने से 50 के बजाय 40 रुपए भेजना, 10 रुपए और किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगे। ये लाल बहादुर शास्त्री का प्रसंग है। उनके नाम से जो भवन है, उनके नाम से जो संस्थान है, वहां हमारा प्रशिक्षण होगा तो भले बात एक छोटी सी है, लेकिन दिशा हमको दिखाती है कि किस दिशा में हमको सोचना चाहिए। तुम्हारी दिशा ठीक हो, गति ठीक हो। इसके लिए एक छोटी कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार कुछ नौजवान अपने किसी लक्ष्य को लेकर किसी गांव में जाने के लिए पैदल जा रहे थे। तो पैदल जा रहे थे, रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिले। उनसे उन्होंने पूछा कि हम जिस गांव में जाना चाहते हैं, हमको जाने में कितने दिन लगेंगे? कहने लगे, कितने दिन लगेंगे? इस जन्म में तो पहुंच नहीं सकते, अगले जन्म में देखी जाएगी। कहने लगे, कैसे? हमें तो बताया गया थोड़ी दूर है वो गांव। कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, इस जन्म में नहीं पहुंच पाओगे, अगले जन्म पहुंचोगे। बाबा हम समझे नहीं, बताओ तो सही। उनका, देखो जिधर तुम जा रहे हो गांव इधर नहीं है, इधर पूरी धरती का चक्कर लगा के आओगे तब गांव आएगा। गांव तो इस साइड में है, दूसरी साइड में। दिशा गलत है, गलत दिशा में जाओगे तो पूरा जीवन लग जाएगा, ठीक दिशा पकड़ोगे तो कुछ समय में पहुंच जाओगे। वहीं थोड़ा आगे चलने के बाद उनको दिशा तो ठीक हो गई कि इधर नहीं इधर जाना है। कुछ दूरी के बाद एक और बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा कि बाबा हमें उस गांव में जाने में कितना टाइम लगेगा? बाबा चुप रहे। फिर पूछा, वो फिर भी चुप रहे। पहले उनको लगा कि इसको समझ नहीं होगी या ऊंचा सुनता होगा। उन्होंने जोर से पूछा, बाबा हम उस गांव में जाना चाहते हैं, कितना समय लगेगा? वो फिर भी चुप रहे और ये निराश होकर चल पड़ेंगे। ठीक है, जब गांव आएगा आएगा। जब ये चल करके लगभग 100 मीटर चले थे तो बाबा ने जोर से आवाज लगाई कि सुनो बेटा, तुम्हें 2 घंटे लगेंगे जाने में। अभी बड़े हैरान हुए कि हमने उस समय पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, मुंह नहीं खोला और वो इतना चल के आ गए तो हमें जोर से पीछे से कह रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे। उनके मन में कुतूहल हुआ तो कोई खास बात है, चले पूछे तो सही। वहां जाके पूछा, बाबा पहले तो आपने बताया नहीं, अब हमारे इतने चलने के बाद जोर से आप बोल रहे हो कि 2 घंटे लगेंगे। कहने लगे, बेटा जब तुमने पूछा था उससे मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी गति कितनी है। 100 मीटर चले हो तो तुम्हारी गति पता लग गई, इसलिए कह रहा हूं कि 2 घंटे में पहुंच जाओगे। तुम्हारी दिशा और हमारी गति दोनों अगर ठीक है, दोनों का तालमेल है, तो हम निश्चित रूप से अपना संकल्प भी पूरा करेंगे और जो संकल्प द्वारा लिया गया संकल्प है उसको भी पूरा करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं यही कहूंगा कि संकल्प लेना आसान है। हमारे एक गीत संघ में बोला करते थे, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। जगदीश मित्तल जी दोहरा रहे मेरे पीछे। तो संकल्प लेना आसान होता है कई बार, लेकिन उसको निभाना बड़ा कठिन होता है। तो इस कठिनाई से अगर गुजर गए, पार कर गए इस कठिनाई को, तो निश्चित रूप से जीवन में जो हमारा दायित्व है समाज के प्रति उसको हम जरूर पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अंत में मैं एक शुभेच्छा रखता हूं ऐसे विद्यार्थियों के लिए कि ऐसे जितने संकल्प के ये प्रशिक्षण स्थान बने हैं, ट्रेनिंग के हमारे सेंटर, शिक्षा के हमारे केंद्र,
यहाँ हम अपनी पढ़ाई समयबद्ध करते ही हैं, लेकिन बहुत विद्यार्थी आजकल ऑनलाइन शिक्षा भी है, अच्छा साहित्य पुस्तकें बड़े बड़े राइटर्स की लिखी जाती हैं, क्योंकि कोई आईएएस के लिए, ऑल इंडिया की सर्विसेज के लिए कोई पाठ्यक्रम सीमित नहीं होता, असीमित होता है। शर्मा जी का बेटे अभी भी आईएएस बने, इनको पता है, रामस्वरूप शर्मा जी। तो असीमित होता है ज्ञान, तो उस असीमित ज्ञान को कहीं से भी लिया जाता है। उसके लिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी, वो भी आजकल ऑनलाइन लाइब्रेरी, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैंने पूछा यहाँ इस भवन में भी लाइब्रेरी की व्यवस्था क्या है, तो संतोष जी ने बताया कि अभी तो छोटा मोटा ही है, बड़ी व्यवस्था तो नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे पास, जैसे हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के पास तो डिस्क्रिशनरी फंड होता है, वो केंद्र में मंत्रियों के पास नहीं होता है। तो ये कुछ करें ना करें, ये कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि मैं कहीं से भी प्रबंध करूंगा इस लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए। यहां अगर लग जाए तो यहां कहीं बच्चे को दूसरी जगह लगाएं, और यहां कम पड़ जाए तो किसी और से ले लें। 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था मैं इस भवन के लिए जरूर कराऊंगा। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।